तो आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 25 को लेकर के बात करेंगे। व्हाट वुड हैपन इफ सिल्वर स्पून इज प्लेस्ड इन कंसंट्रेट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। क्या होगा अगर हम सिल्वर के चम्मच को अगर हम कहाँ पे रख दें, कंसंट्रेट कॉपर सल्फेट के एक्वस सोल्यूशन में। अगर हम मान लीजिए हमारा बीकर है और इस बीकर में आपका क्या भरा गया है, कॉपर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन, है ना। कॉपर सल्फेट साल्ट को हमने डिजोल्व कर दिया वाटर के अंदर और एक सोल्यूशन बना दिया कॉपर सल्फेट का। हालांकि ये वाटर सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूशन है, इसलिए हम इसे बोलेंगे कॉपर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन। अगर इसमें हम सिल्वर की चम्मच को अगर इसमें डिप कर दे तो क्या होगा। तो चूंकि अगर हम यहाँ पे अगर मान लो आपका चम्मच है, किसका स्पून है, आपका सिल्वर का, है ना। तो क्या होगा, हम जानते हैं कि जो सिल्वर है, सिंस सिल्वर इज लेस रिएक्टिव, सिल्वर की जो रिएक्टिविटी है, सिल्वर इज लेस रिएक्टिव इन कंपेयर टू, इन कंपेयर टू किसके, कॉपर। सिल्वर है वह कम रिएक्टिव है किसी कंपेयर में, कॉपर की तुलना में सिल्वर कम रिएक्टिव है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो कॉपर की जो रिएक्टिविटी है ना, जो कॉपर की रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी सीरीज में देखोगे तो सिल्वर का पोजीशन जो है वह, सिल्वर का जो पोजीशन है वह कॉपर से नीचे है। इसका मतलब आपका सिल्वर क्या है, कम रिएक्टिव इन कंपेयर टू कॉपर। तो अगर एक कम आपका रिएक्टिव है सिल्वर इन कंपेयर टू कॉपर, तो चूंकि कम रिएक्टिव एलिमेंट जो होते हैं वह मोर रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सोल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे, इसीलिए यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। और जब कोई रिएक्शन नहीं होगा तो कोई भी चेंजिंग बदलाव आपको नजर नहीं आएगा। सिंस सिल्वर इज लेस रिएक्टिव इन कंपेयर टू कॉपर, सो नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। और कोई रिएक्शन अगर नहीं होगा तो नो चेंज आर ऑब्जर्व, कोई भी चेंज आपको नजर नहीं आएगा, नो चेंज विल बी ऑब्जर्व। तो कोई रिएक्शन ही नहीं हो रहा है, विल बी ऑब्जर्व, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। राइट डाउन द फार्मूला ऑफ कंपाउंड रिजल्टिंग फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट एक्स। कोई एलिमेंट है आपका एक्स, है ना, उसका एटॉमिक नंबर बताया गया है कि है 20। अगर एटॉमिक नंबर 20 बताया गया है, यानी जेड की वैल्यू अगर 20 बताई गई, तो कौन सा एलिमेंट हो सकता है आपका, एक्स। तो वो जो एलिमेंट आपका होगा एक्स, दैट इज क्या, कैल्शियम। क्योंकि मुझे पता है कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वह 20 होता है। और यहाँ पे विथ अनदर एलिमेंट वाई, जो वाई एलिमेंट बताया गया है, इसका एटॉमिक नंबर बताया गया है आपका, वाई जो एलिमेंट है इसका एटॉमिक नंबर बताया गया है 17 है। और 17 किसका एटॉमिक नंबर होता है, क्लोरीन का, है ना। किसका होता है, क्लोरीन का। अब यहाँ पे एक्स और वाई के कॉम्बिनेशन से आपका जो कंपाउंड बन रहा है उसका फार्मूला लिखने को बोल रहा है। तो मुझे पता है एक्स कैल्शियम है, वाई क्या है, क्लोरीन है। तो कैल्शियम और क्लोरीन जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। तो दिस इज योर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड विच आर ऑब्टेन बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कैल्शियम एंड क्लोरीन, है ना। ये आपका आयनिक कंपाउंड कैल्शियम क्लोराइड है। यही बनेगा जब आपका एलिमेंट एक्स एंड वाई रिएक्ट करेगा। बाकी आप देख सकते हो सोडियम क्लोराइड इज आयनिक कंपाउंड वाइल हाइड्रोजन क्लोराइड इज कोवैलेंट कंपाउंड। सोडियम क्लोराइड अगर देखोगे तो सोडियम क्लोराइड इज आयनिक कंपाउंड वाई, क्योंकि जो सोडियम क्लोराइड है वह सोडियम आयन और क्लोराइड आयन से मिलकर बना है। ऐसा कंपाउंड जो आयन से मिलकर बना होता है, ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। और वहीं पे अगर आप हाइड्रोजन क्लोराइड देखोगे तो जो हाइड्रोजन क्लोराइड है दिस इज कोवैलेंट कंपाउंड। क्यों, क्योंकि जो आपका ये हाइड्रोजन क्लोराइड है, दिस कंपाउंड इज फॉर्म बाय दिस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा कंपाउंड जो शेयरिंग ऑफ, ऐसा कंपाउंड जो जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है, दोज कंपाउंड इन विच कोवैलेंट बॉन्ड आर फाउंड आर कॉल्ड कोवैलेंट कंपाउंड। ऐसा कंपाउंड जिसमें आपका कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है, ऐसे कंपाउंड को आप बोलते हो कोवैलेंट कंपाउंड।
अब चूंकि यहाँ पे देखोगे तो हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है आपका कोवेलेंट कंपाउंड, मतलब यहाँ पे जो कंपाउंड बना है वह बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बना है, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर भी ये दोनों का जो एक्वस सोल्यूशन होता है वह क्यों इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है ना, बट बोथ फॉर्म आयन इन दी एक्वस सोल्यूशन, लेकिन दोनों के दोनों जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, आयन बना लेते हैं इन एक्वस सोल्यूशन, वाटर में डिजोल्व करने पे ये आयन बना लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे तो सोडियम क्लोराइड इज आयनिक कंपाउंड, और जैसे ही आप इसे वाटर में डिजोल्व करोगे तो वाटर जो सॉल्वेंट है इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है बिटवीन सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन, इसको बहुत वीक कर देता है, और ये दोनों जो आयन है एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। जब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में बहुत वीक हो जाएगा तो ये दोनों आयन अलग अलग हो जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, आपका आयोनाइजेशन हो जाएगा इस सोडियम क्लोराइड का वाटर के अंदर। इसी तरीके से अगर आप हाइड्रोजन क्लोराइड देखोगे तो इसको जब वाटर में डिजोल्व करते हैं तो यहाँ पर भी यही केस होता है कि भले ही आयन आपका ये क्या है कोवेलेंट कंपाउंड है, लेकिन ये भी क्या होता है आपका, वो भी दो कोवेलेंट कंपाउंड दो टाइप के होते हैं, एक होता है पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, एक होता है नॉन पोलर। नॉन पोलर जो होते हैं वह क्या होते हैं आपके वाटर में डिजोल्व करने पे डिसोसिएट नहीं होते, लेकिन जो पोलर होते हैं वो डिसोसिएट हो सकते हैं। तो हाइड्रोजन क्लोराइड देखोगे तो हाइड्रोजन क्लोराइड में आपका क्लोरीन के ऊपर निगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो क्लोरीन है वह मोर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोनिगेटिव है, जिसकी वजह से शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को क्लोरीन अपनी तरफ खींच लेगा, जिससे क्लोरीन के पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा, और जबकि हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगा। और इसे जैसे ही वाटर में आप डिजोल्व करते हो ये बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाता है, और यहाँ पे हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन का फॉर्मेशन होता है। तो इसका सही आंसर ये है कि when sodium chloride is dissolved in water, it's ionized into sodium ion chloride ion, and hydrogen chloride also dissociate on dissolving in water and form hydrogen ion chloride ion. So both form ion in the aqueous solution. यहाँ पे क्या बताया गया है, सोडियम क्लोराइड इज आयनिक कंपाउंड, दिस कंसिस्ट ऑफ सोडियम आयन क्लोराइड आयन इन द प्योरेस्ट फॉर्म, व्हेन डिसॉल्व इन वाटर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सोडियम एंड गेट वीकेंड। वही जो मैंने बता दिया है वही बोला है यहाँ पे, है ना। जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक हो जाता है एंड दी आयन आर सेट फ्री, और आयन जो होते हैं फ्री हो जाते हैं एक दूसरे से। दस व्हेन सोडियम क्लोराइड इज डिसॉल्व इन वाटर दे अंडरगो डिसोसिएशन, टूट जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। डिसोसिएट मतलब ब्रेक हो जाना, ब्रेक हो जाते हैं। और इसी तरीके से आपका हाइड्रोजन क्लोराइड भले ही कोवेलेंट कंपाउंड है, बट ड्यू टू पोलर कैरेक्टर पोलर नेचर होने के कारण से, पोलर मतलब एक जगह पॉजिटिव चार्ज एक जगह निगेटिव चार्ज होने की वजह से जो होता है, इट रिएक्ट विथ वाटर मॉलिक्यूल एंड गेट आयोनाइज फ्रॉम हाइड्रोजन एंड क्लोराइड एंड आयोनाइज व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। वही जो मैंने बोल दिया वही बोल रहा है ना। पोलर नेचर होने के कारण से, ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ हाइड्रोजन कोलम, ड्यू टू HCl is a polar covalent compound, so it interact with water, and force of attraction between hydrogen and chlorine are weakened, so they dissociate into H ion and chloride ion। और जो H आयन होगा वह वाटर के साथ में कंबाइन करके क्या बना लेगा, हाइड्रोनियम आयन बना लेगा। जो प्रोटॉन होगा ना वो आपका वाटर में प्रोटॉन के फॉर्म में न रह करके हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में रहता है। डज एवरी मिनरल हैव ए डिफिनिट एंड फिक्स कंपोजिशन? तो आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि मिनरल जो होते हैं उनका कंपोजिशन फिक्स नहीं होता है, इनका कंपोजिशन जो होता है वह डिपेंड करता है आपका कहाँ पे इनका कंपोजिशन चेंज होता रहता है ना। वो डिपेंड करता है कि जो मिनरल्स है वो कहाँ पे पाया जा रहा है, इसका सोर्स क्या है। तो सोर्स चेंज होगा आपका, तो हो सकता है कि मिनरल का कंपोजिशन चेंज हो जाए। तो मिनरल इज ए मिक्सर, जो मिनरल होता है वह क्या होता है, मिक्सर होता है ना। मिनरल्स के साथ में बहुत सारी इम्प्योरिटी पाई जाती है। जो आपका नेचुरल अकरिंग सबस्टांस होता है जो अर्थ क्रस्ट से माइन करके खोद करके निकाला जाता है वह मिक्सर होता है, उसमें मिनरल्स भी होते हैं उसमें इम्प्योरिटी भी होती है। सो ये आपका जो मिनरल्स है वह क्या है, एक मिक्सर है।
कंटेनिंग कंपाउंड ऑफ मेटल, मेटल के कंपाउंड होते हैं इस मिक्सर में। सैंड होते हैं, रॉकी मटेरियल होते हैं। सैंड और रॉकी मटेरियल को आप इम्प्योरिटी बोलते हो, है ना। तो रिलेटिव अमाउंट दीज मे बी डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस ऑफ इट्स occurrence। दैट इज वाई मिनरल डज नॉट कंटेन ए फिक्स या डिफिनिट कंपोजिशन। ये कह रहा है कि मिनरल जो होते हैं, मिनरल आपका जो मिनरल होता है जो अर्थ के क्रस्ट से आपका खोद करके निकाला जाता है, वह मिक्सर होता है। क्या होता है? मिक्सर। मिक्सर मतलब मिश्रण होता है। और इसमें आपके क्या क्या होते हैं? इस मिक्सर के अंदर आपका मेटल के कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं, साथ ही इम्प्योरिटी प्रेजेंट होता है। इम्प्योरिटी के तौर पे आपका सैंड हो सकता है, रॉकी मटेरियल हो सकता है ना। और इसका जो कंपोजिशन है वह सोर्स, मतलब क्या होता है, जगह जगह पे क्या होता है, चेंज होता रहता है। मतलब उसका कहीं अगर इसका सोर्स अगर चेंज होगा तो आपका इसका कंपोजिशन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब जब कंपोजिशन चेंज हो रहा है तो एक फिक्स कंपोजिशन नहीं रखेगा, है ना। अब मिक्सर का कंपोजिशन कभी भी फिक्स होता ही नहीं है। आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। कह रहा है विच इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एल्यूमिनियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट ग्रेट डिमांड इन द इंडस्ट्री। एल्युमिनियम की सी कौन सी खास बात है जो कि इंडस्ट्री में इसका बहुत ज्यादा क्या होता है, डिमांड होता है। तो डिमांड एल्युमिनियम का इसलिए बहुत ज्यादा होता है क्योंकि इसके अंदर क्या पा जाती है, इसका जो डेंसिटी होता है ना वह बहुत लो होता है, हल्का होता है। डेंसिटी अगर कम होगा तो हल्का होगा, है ना। क्या होगा? लाइट वेट होगा, हल्का होता है। हल्का होने की वजह से इसके जो एल्युमिनियम के अलॉय बनाए जाते हैं एयरक्राफ्ट के बनाने में, क्योंकि एयरक्राफ्ट जो होता है उसको ऊपर स्पेस में उड़ना होता है। और स्पेस में अगर फ्लाई करना होगा तो जो आपका एयरक्राफ्ट हो है वह जितना हल्का होगा वह उतना अच्छा होगा। तो हल्का बनाने के लिए एयरक्राफ्ट को हम लोग एल्युमिनियम मेटल का यूज करते हैं। और इस दूसरी बात है, इसकी कंडक्टिविटी भी क्या होती है आपकी, थर्मल हो कंडक्टिविटी चाहे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये भी हाई होती है। और ये जो होता है एल्युमिनियम जल्दी रस्टी नहीं हो, एल्युमिनियम जो होता है वह जल्दी से रस्ट नहीं होता। रस्ट नहीं होने का मतलब खराब नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपको पता है एल्युमिनियम के सरफेस के ऊपर एक लेयर आपकी डिपॉजिट हो जाती है, दैट इज एल्यूमिना Al2O3, जो क्या करता है, आपका प्रोटेक्शन का काम करता है। किसका काम करता है? प्रोटेक्शन का काम करता है। और इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसकी जो भार सहने की जो क्षमता होती है, टेंसाइल जो स्ट्रेंथ होती है, वो क्या होती है आपकी, हाई होती है। यानी ये काफी ज्यादा लोड सहन कर सकती है। ये सारी चार चार जो प्रॉपर्टी है एल्युमिनियम की, यही आपको मार्केट में एल्युमिनियम की वैल्यू बढ़ा देता है। खैर अगला क्वेश्चन, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। कंसंट्रेट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन कैन नॉट बी स्टोर इन एल्युमिनियम कंटेनर। कंसंट्रेट सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सोल्यूशन होता है उसे हम कहाँ पे नहीं रख सकते? भाई हम इसे नहीं रख सकते एल्युमिनियम के कंटेनर में। क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिजोल्व हो जाता है, बिकॉज एल्युमिनियम डिजोल्व इन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जब एल्युमिनियम रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में डिजोल्व होकर के, तो क्या बनाएगा? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, NaAlO2। और साथ ही साथ आपका वाटर बाहर निकलेगा, है ना। क्या होगा आपका एल्यूमिनियम वाटर, क्या होगा आपका बाहर निकलेगा, या वाटर नहीं, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस क्या होगा आपका, लिबरेट होगा। तो इसी कारण से हम लोग नहीं रख सकते हैं एल्युमिनियम के कंटेनर में। इसका अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। एल्युमिनियम क्यों ज्यादा रिएक्टिव है आयरन की तुलना में? एट दियर इज लेस कोरोजन ऑफ एल्युमिनियम व्हेन बोथ आर एक्सपोज्ड टू एयर। देखो, कहता है कि एल्युमिनियम जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है ना। एल्युमिनियम की रिएक्टिविटी ज्यादा है इन कम्पेयर टू आयरन, फिर भी एल्युमिनियम का कोरोजन फास्ट होना चाहिए था इन कम्पेयर टू आयरन, बट आयरन का कोरोजन फास्ट होता है इन कम्पेयर टू एल्युमिनियम। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आपको पता है कि एल्युमिनियम फॉर्म एल्यूमिना ऑन इट्स सरफेस विच प्रोटेक्ट फ्रॉम द फर्दर कोरोजन, है ना। और जबकि आयरन के केस में ऐसा नहीं होता है। ये तो ऑलरेडी हम इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, एक बार आ चुका है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द 4 कैरेट गोल्ड, हाउ
विल यू कन्वर्ट इट 8 कैरेट गोल्ड? अब 24 कैरेट का गोल्ड, 24 कैरेट, 24 कैरेट गोल्ड का मतलब क्या होता है? 24 कैरेट गोल्ड का मतलब हुआ आपका 100% प्योर। 100% प्योर। अगर आप सोना खरीदने गए और आप 24 कैरेट गोल्ड लेते हो, इसका मतलब हुआ कि आप 100% प्योर गोल्ड ले रहे हो, है ना? तो अगर मैं इसे देखो 24, यहाँ पे देखो 24 कैरेट का मतलब हुआ आपका 100%, 100% प्योर, है ना? यहाँ पे प्योरिटी की बात मैं करूंगा। तो एक एक कैरेट का मतलब क्या हुआ आपका? 100/24% प्योर, है ना? इसी तरीके से 18% करोगे तो 100/24 × 18% प्योर, है ना? अब यहाँ से करो, 6×3 = 18, 6×4 = 24, यहाँ से 4 से कट गया आपका, 25×4 = 100, 25 या 75, यानी आपका गोल्ड कितना परसेंट प्योर होगा? 75%। अगला क्वेश्चन है आपका, स्टडी द प्रॉपर्टी ऑफ वेरियस नॉन मेटल एंड फाइंड आउट द नॉन मेटल विच डू नॉट एग्जिस्ट द कॉमन प्रॉपर्टी, है ना? आपको क्या करना है? स्टडी करना है वेरियस, कई सारे नॉन मेटल की प्रॉपर्टी को स्टडी करना है और बताना है कि नॉन मेटल की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है, फाइंड आउट दी नॉन मेटल, उस नॉन मेटल को बताना है जो कि डू नॉट एग्जिस्ट दी कॉमन प्रॉपर्टी, जो कि कॉमन नॉन, मतलब जैसे क्या है कि आप जब स्टडी करोगे तो आपको बहुत सारे नॉन मेटल मिलेंगे, है ना? टोटल टोटल नंबर, आप अगर आप नॉन मेटल देखोगे पीरियोडिक टेबल में तो 22 है। इसमें में से कुछ ऐसे नॉन मेटल है जिसकी असामान्य बिहेवियर है। असामान्य मतलब एब नॉर्मल प्रॉपर्टी शो करते हैं। उन एब नॉर्मल प्रॉपर्टी शो करने वाले नॉन मेटल का नाम बताना है। तो जैसे आपका ब्रोमीन, ब्रोमीन जो होता है लिक्विड स्टेट में हो जाता है रूम टेम्परेचर पे। आयोडीन, आयोडीन का सरफेस आपका चमकदार होता है, लसरस होता है ना? आपका ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है लेकिन एक कंडक्टर है ना? डायमंड आपका एक नॉन मेटल है जो कि हार्ड है। क्या है? हार्ड है। तो ये सारे जो है आपके एबनॉर्मल प्रॉपर्टी शो करने वाले नॉन मेटल है। फिर अगला है आपका क्वेश्चन 34। ए जिंक प्लेट वाज केप्ट इन ए ग्लास कंटेनर हैविंग कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। हमने क्या किया भाई? जिंक की प्लेट को रख दिया कहाँ पे? एक ग्लास का कंटेनर था जिसमें कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन रखा गया था। इसमें हम इस कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में हम जिंक की प्लेट को रख दिए, है ना? ये जिंक की प्लेट थी, ये कॉपर सल्फेट का आपका सोल्यूशन था, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था। अब हुआ क्या भाई? ऑन एग्जामिनिंग it was found that the blue color of solution is getting fader and fader। फिर क्या हुआ? जैसे हमने जिंक की प्लेट को रखा कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में, वैसे देखा कि जो ब्लैक सॉरी ब्लू कलर जो था सोल्यूशन का, वो धीरे धीरे आपका हल्का पड़ने लगा, है ना? और आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि जो जिंक प्लेट था, जब हमने उसे निकाला उस सोल्यूशन से, है ना, वाज टेकन आउट ए नंबर ऑफ स्मॉल होल्स, इसमें छोटे छोटे आपके होल्स क्रिएट आपको जब इसका हमने निकाल लिया कुछ दिनों बाद, तो ये जो जिंक का प्लेट है इसमें छोटे छोटे होल पड़ गए। ऐसा क्यों भाई? इसलिए क्योंकि जो आपका जिंक था, वो जिंक क्या हो रहा था, यहाँ से इस सोल्यूशन में डिजोल्व होकर के, ये जो जिंक था, जिंक की प्लेट, तो जिंक की प्लेट से जो जिंक के एटम थे वहां से निकल करके कॉपर सल्फेट को क्या कर रहे थे, यहाँ से डिस्प्लेस करके आपका यहाँ पे जिंक सल्फेट बन जा रहा था, है ना? कॉपर अलग हो जा रहा था। तो जहां से इस जिंक प्लेट से जहां से आपके एटम निकलेंगे वहां पे क्या हो जाएगा? आपका होल क्रिएट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? वी नो दैट जिंक इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल इन कंपेयर टू कॉपर, सो जिंक डिस्प्लेस द कॉपर ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर आयन फ्रॉम जिंक, जिंक डिजोल्व इन सोल्यूशन, है ना? डिजोल्व इन सोल्यूशन, सो ए नंबर ऑफ होल आर क्रिएटेड। जिंक जब डिजोल्व होगा सोल्यूशन में तो यहाँ से आपका एटम निकलेगा, यहाँ से आपका जिंक का जो एटम होगा वो डिजोल्व होगा सोल्यूशन में, और जब इसका एटम धीरे धीरे यहाँ पे निकलेगा, आपका सोल्यूशन में आएगा, तो यहाँ पे होल आपका क्रिएट हो जाएगा।